Hello everyone. Let's begin this video with a very basic question. मनी आया क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस टाइम पर लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज। जैसे अगर किसी के पास वीट है और उसे कपड़ा चाहिए, तो वो वीट के बदले कपड़ा एक्सचेंज करेगा। ये सिस्टम अच्छा तो था, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि बार्टर सिस्टम तभी काम करता था जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो, मतलब दोनों लोगों को एक दूसरे की चीज एग्जैक्टली चाहिए हो। यानी अगर आपके पास वीट है और सामने वाले को वीट नहीं चाहिए, तो एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं होता। इसी इनएफिशिएंसी के वजह से एक ऐसी चीज की नीड फील हुई जो सब एक्सेप्ट करें, और यहीं से मनी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब समझते हैं मनी एक्चुअली होता क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर कंटेंट चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपसे कभी भी हमारी वीडियोस मिस ना हो। चलिए अब मनी पर चलते हैं। मनी सिर्फ नोट या कॉइन नहीं होता। मनी वो चीज होती है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है। मतलब मार्केट में कोई भी गुड्स या सर्विसेज के बदले इसे एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की वजह से मनी इकोनॉमी का बैकबोन बन जाता है। मनी के कुछ कोर फंक्शंस होते हैं, और इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्सचेंज को इजी बना देता है। अब आपको यह सोचना नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या चाहिए। आप पैसा देते हो और आपको आपका सामान मिल जाता है। यह फंक्शन बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दूसरा फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी हर चीज की वैल्यू को एक कॉमन यूनिट में मेजर करता है। इस फंक्शन की वजह से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि एक फोन महंगा है या सस्ता, क्योंकि दोनों की वैल्यू पैसों में एक्सप्रेस्ड होती है। बार्टर सिस्टम में वैल्यू कंपैरिजन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तीसरा फंक्शन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को आप फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो। अगर आज आपने इनकम अर्न की है, तो जरूरी नहीं कि आज ही यूज करनी हो। आप पैसा स्टोर करके रख सकते हो और बाद में भी यूज कर सकते हो। इस फंक्शन के वजह से सेविंग पॉसिबल होती है। चौथा और लास्ट फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना। लोन्स, क्रेडिट, ईएमआई, ये सब मनी के वजह से पॉसिबल है। आज लोन लो, कल पैसों में रीपे करो। बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। अब यहां तक हमने समझा मनी क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन आता है, लोग पैसा अपने पास क्यों रखते हैं? इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में डिमांड फॉर मनी कहते हैं। डिमांड फॉर मनी का मतलब पैसे की नीड नहीं होता। असल में इसका मतलब होता है कि आप कितना पैसा कैश फॉर्म में होल्ड करना चाहते हो, जिसका सबसे पहला रीजन होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसा रखना पड़ता है। सैलरी महीने के शुरू में मिलती है, लेकिन खर्चा पूरे महीने होता है। इसी गैप को मैनेज करने के लिए लोग कैश होल्ड करते हैं। दूसरा रीजन है प्रिकॉशनरी मोटिव। लाइफ अनसर्टन है, कभी मेडिकल इमरजेंसी, कभी सडन एक्सपेंस, इसलिए लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा सेफ्टी के लिए रखते हैं। तीसरा रीजन है स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। लोग फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट के एक्सपेक्टेशंस के बेस पर पैसा होल्ड करते हैं। अगर लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो लोग कैश रखना प्रेफर करते हैं। अगर लगता है इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो लोग बॉन्ड्स या एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जब हमने डिमांड का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है, तो अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है इकोनॉमी में टोटल अवेलेबल मनी एट अ गिवन टाइम। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, मनी सिर्फ करेंसी नहीं होता। इकोनॉमिस्ट्स मनी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, M1, M2, M3, M4। M1 में आता है करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स। M2 और M3 में सेविंग्स डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड होते हैं। इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर होता है M3, क्योंकि ये इकोनॉमी की रियल लिक्विडिटी को बेटर रिप्रेजेंट करता है। और अब यहीं से एंटर करता है बैंकिंग सिस्टम। बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है। बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, जो सेवर्स और बोरोवर्स के बीच ब्रिज का काम करता है। लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक उस पैसे को लोन के फॉर्म में इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है। इसी प्रोसेस के थ्रू इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। बैंक्स के मेन फंक्शंस होते हैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, लोन्स देना, क्रेडिट क्रिएट करना और पेमेंट्स को ईजी बनाना। यहां से आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्रेडिट क्रिएशन।
बैंक्स जितना डिपॉजिट लेते हैं उससे ज्यादा मनी सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने 1 लाख डिपॉजिट किया, बैंक उसमें से कुछ रिजर्व रखता है और बाकी लोन दे देता है। लोन लेने वाला जब वो पैसा किसी और को पे करता है, वो पैसा फिर से किसी बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। इस साइकिल के थ्रू इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लाई होता है। इसी को कहते हैं मनी क्रिएशन थ्रू बैंकिंग सिस्टम। बैंक्स में सबसे ऊपर होता है सेंट्रल बैंक। इंडिया में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को समझने के लिए एक सिंपल लाइन याद रखो, आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम। आरबीआई करेंसी इश्यू करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसके पास टूल्स होते हैं जैसे रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। चलिए अब इन सबको एक एक करके समझते हैं। रेपो रेट का मतलब होता है कि जब बैंक्स के पास पैसा कम पड़ता है तो वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं और आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर ये लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसलिए अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो बैंक्स के लिए पैसा महंगा हो जाता है और वो कस्टमर्स को भी महंगा लोन देते हैं। सीआरआर का मतलब होता है कि बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स्ड हिस्सा कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस पैसे का यूज बैंक लोन देने के लिए नहीं कर सकता, तो अगर सीआरआर बढ़ जाए तो बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए कम पैसा बचता है। एसएलआर में बैंक को अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या कैश के फॉर्म में अपने पास रखना होता है। इससे बैंक का पैसा सेफ रहता है, लेकिन लोन देने के लिए अवेलेबल अमाउंट कम हो जाता है। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जिसमें आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है, और जब बैंक रेट बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म लोन्स जैसे होम लोन और बिजनेस लोन महंगे हो जाते हैं। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है। अगर आरबीआई बॉन्ड्स खरीदता है तो इकोनॉमी में पैसा आता है, और अगर बॉन्ड्स बेचता है तो इकोनॉमी से पैसा निकल जाता है। इन टूल्स के थ्रू आरबीआई डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होगा या कम। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, आरबीआई मनी सप्लाई रिड्यूस करता है। अगर इकोनॉमी स्लो हो जाती है, आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाता है। इस तरह से आरबीआई इकोनॉमी को बैलेंस में रखता है। तो हम एक लाइन में ये सम अप कर सकते हैं कि मनी एक्सचेंज को इजी बनाता है, बैंकिंग मनी को सर्कुलेट और मल्टीप्लाई करती है, और सेंट्रल बैंक पूरे सिस्टम को रेगुलेट और स्टेबलाइज करता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ की फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि आरबीआई अनलिमिटेड मनी क्यों नहीं प्रिंट कर देती, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को जरूर चेकआउट करना। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।